हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 18 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हमने पिछले वीडियो में मैलॉक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कैलॉक, रीअलॉक एंड फ्री। मैलॉक को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैलॉक और कैलॉक दोनों ही फंक्शन की मदद से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। यानी हम अपने प्रोग्राम में जब फंक्शन कॉल करते हैं मैलॉक और इस फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, तो ये फंक्शन हमने जितना साइज बोला है उस साइज का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। तो जो मैंने 4 लिखा है इसका मतलब है 4 बाइट्स। ऑब्वियस ही बात है कि इसको मुझे किसी पॉइंटर में स्टोर करना होगा, क्योंकि मैलॉक रिटर्न करता है एड्रेस उस ब्लॉक का जो ब्लॉक उसने अभी अभी बनाया है। तो इससे पहले मैंने हो सकता है फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर बना लिया हो। फ्लोट टाइप का ही क्यों? क्योंकि मैंने 4 लिखा होगा तो ये सोच के लिखा होगा कि शायद मुझे फ्लोट टाइप का ब्लॉक चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि 4 बाइट हमेशा फ्लोट ही हो, वो लॉन्ग इंट भी हो सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो ब्लॉक आप मैलॉक की मदद से बनाना चाहते हैं उस ब्लॉक को आप किस टाइप का मानकर हैंडल करेंगे। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट टाइप का माना जाए, तो मैंने इसका एड्रेस फ्लोट पॉइंटर में रखा है। अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग इंट टाइप का पॉइंटर बना के उसमें भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डायनेमिकली मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लिया। अब बात करते हैं कैलॉक की। कैलॉक और मैलॉक में डिफरेंस समझिए। कैलॉक फंक्शन को कॉल करके भी हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, लेकिन कैलॉक में हम एक नहीं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? पहला आर्ग्यूमेंट होता है तो देखिए इस तरीके से 5 ब्लॉक्स का एक एरे बन गया, जिसमें से एक एक ब्लॉक 2 बाइट्स का है। अब ये जो एरे बना है इसका भी कोई नाम नहीं है, इसका भी एड्रेस बनेगा। एड्रेस तो बनता ही है हर मेमोरी ब्लॉक का। तो कैलॉक फंक्शन इस एरे के पहली बाइट का एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम एक पॉइंटर बनाएं और उसमें उसे रखें। अब ये पॉइंटर भी हमें पहले बनाना होगा। ये पॉइंटर कैसे बनेगा? तो हमने लिखा इंट स्टार पी। अब मैंने इंट क्यों लिया? क्योंकि एक एक ब्लॉक, एक एक वेरिएबल यहाँ पर इंट टाइप का एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ साइज बोला है 2। तो देखिए मैलॉक या कैलॉक को हम ये तो नहीं बताते कि किस टाइप का, यानी किस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है, पर हम ये ज़रूर बताते हैं कि किस साइज़ का वेरिएबल बनाना है। हमारे दिमाग में है कि हमें किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, हम उसका साइज़ बता देते हैं। तो अगर हम उसे इंट टाइप का मानना चाहते हैं तो हम इंट टाइप का पॉइंटर बना के वो एड्रेस स्टोर करेंगे, क्योंकि पॉइंटर के बारे में एक बात हम जानते हैं कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है। तो मैलॉक कैलॉक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? मैलॉक की मदद से बनता है एक ब्लॉक, जबकि कैलॉक की मदद से बनते हैं कई सारे ब्लॉक्स। आप कह सकते हैं कि एरे। तो मैलॉक की मदद से जो ब्लॉक बना वो एक ही है। और मैलॉक या कैलॉक दोनों की मदद से आप जब ब्लॉक बना रहे हैं तो आप देखते हैं कि उनका एड्रेस वो रिटर्न करेंगे, जिसको रखने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे पॉइंटर्स। तो हमने दोनों ही एग्जांपल में पॉइंटर बनाया हुआ है। ये जो पॉइंटर है इसका नाम हमने रखा था ptr, और ये जो पॉइंटर है इसका नाम हमने रखा है p। तो इस तरीके से हमने ये 2 पॉइंटर बनाए। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ये जो पॉइंटर वेरिएबल दोनों बनाए हैं
ये वेरिएबल एसएमए के एग्जाम्पल हैं कि डीएमए के? ये एसएमए के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। इनको बनाने के लिए मैलॉक कैलॉक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले डेटा टाइप लिखा है, फिर वेरिएबल बना रहे। तो वेरिएबल बनाने के लिए अगर आप डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पीटीआर और पी के लिए किया है, तो वो हमेशा एसएमए का एग्जाम्पल होंगे। और मैलॉक कैलॉक की मदद से जो ब्लॉक बने हैं वो डीएमए का एग्जाम्पल। तो ये पिंक कलर के ये दोनों दिख रहे हैं, ये डीएमए का एग्जाम्पल है। तो पीटीआर कंटेन कर रहा है एड्रेस इस ब्लॉक का, और पी कंटेन कर रहा है एरे के पहले ब्लॉक का एड्रेस। तो फर्क क्या क्या हो गया? मैलॉक की मदद से बनने वाला ब्लॉक एक होता है, जबकि कैलॉक की मदद से हम एरे बनाते हैं। मैलॉक, एक और फर्क है, मैलॉक की मदद से बनने वाले ब्लॉक में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, यानी इसके अंदर क्या रखा होगा वो एक अनप्रेडिक्टेबल डेटा होगा। जबकि कैलॉक के अंदर एरे है, सभी ब्लॉक्स में बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, राइट। अच्छा, मुझे अगर इसमें कुछ रखना है तो मैं कोडिंग किस तरीके से करूँगा? तो मैं लिखूँगा स्टार ptr असाइन लेट्स से 3.5। तो ये 3.5 किस में चला जाएगा? इस वेरिएबल। गॉट इट? क्योंकि पॉइंटर ही वो जरिया है जिससे मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगाते हैं तो ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर इस समय इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो ये बात समझने वाली है कि अगर ये पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस रखा है इस ब्लॉक का वो चेंज हो जाए, मतलब पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो जाए, तो फिर इस ब्लॉक को कोई पॉइंट नहीं कर रहा होगा, और ऐसा ब्लॉक फिर कभी यूज़ नहीं हो सकता। अब ये ब्लॉक अगर कभी यूज़ नहीं हो सकता तो भी ये मेमोरी तो कंज्यूम कर रहा है। तो ये प्रोग्रामर को ध्यान रखना होता है कि किसी भी वेरिएबल को अगर यूज़ नहीं है तो उसकी मेमोरी खुद रिलीज़ कराए। अभी मेमोरी कैसे रिलीज़ होती है ये मैं आगे फंक्शन बताता हूँ। बहरहाल यहाँ समझते हैं कि कैलॉक की मदद से जो एरे बना है उसमें वैल्यू कैसे रखेंगे। बहुत सिंपल है, आपको लिखना होगा स्टार p+0 असाइन 34। ये 34 किस में जाएगा? p+0 का मतलब क्या है? p पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आपने 0 जोड़ दिया तो वो एड्रेस वही का वही रहेगा। उस एड्रेस पर क्या वैल्यू, तो यानी 34 यहाँ स्टोर हो गया। अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से स्टार p+1 असाइन 55, तो p+1 का मतलब क्या है? बेस एड्रेस जो p में रखा हुआ है एरे का, उसमें 1 ब्लॉक आगे चल जाओ। एड्रेस में जब भी 1 जोड़ते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बनता है। तो नेक्स्ट ब्लॉक ये, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस हो गया 55। नेक्स्ट ब्लॉक में डेटा रख दिया हमने 55। तो इसी तरीके से अगर इसमें डेटा रखना है तो मुझे लिखना है स्टार p+2, यहाँ पे स्टार p+3 स्टार p+4। यानी ये जो हम जोड़ रहे हैं ये कुछ नहीं, इंडेक्स है उस एरे का। तो इस तरीके से हम एरे में भी वैल्यूज रख सकते हैं या उसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए समझते हैं दूसरा फंक्शन, एक और फंक्शन रीअलॉक। अभी आपको मैलॉक कैलॉक के बारे में डिफरेंस क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या अंतर है। लेकिन बेसिकली आपको एक बात समझ में आ रही है कि चाहे मैलॉक हो या कैलॉक हो, ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमने मैलॉक या कैलॉक की मदद से कोई मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लिया है, पर लेटर ऑन हमें उसके साइज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा होता है, ऐसा होगा, कई कई प्रोग्राम्स में होगा, ऐसा होता है तो हम रीअलॉक की मदद लेंगे। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर वाला मेरा चैनल ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पर डायनेमिक एरे की मदद से हमने स्टैक बनाया है या क्यू बनाया है। तो जब आप उनको देखेंगे तो उसमें रीअलॉक का काफ़ी यूज़ हुआ है। फिलहाल जनरलाइज वे में सोचें कि रीअलॉक क्या करता है। मैलॉक या कैलॉक की मदद से, माइंड इट, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा,
मैलॉक या कैलॉक, इनकी मदद से बना कोई ब्लॉक, कोई मेमोरी ब्लॉक, अगर उसको मुझे रीसाइज करना है, उसका साइज कम या ज़्यादा करना है, तो मैं रीअलॉक का इस्तेमाल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो मुझे सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करके क्या पास करना होता है? एड्रेस। किसका एड्रेस? मान लीजिए यहाँ पर इस ब्लॉक का साइज मुझे चेंज करना है, मुझे इसका साइज कुछ और करना है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे इसका साइज सपोज करो करना है 8, तो मैं लिखूँगा, देखिएगा मैंने रीअलॉक को कॉल किया और उसमें पास कर दिया एड्रेस। कैसे? पीटीआर लिखकर। अब पीटीआर में क्या है? पीटीआर में फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस है ना, ये पीटीआर है, तो इस वेरिएबल का एड्रेस किस में है? पीटीआर में। तो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट जो रीअलॉक में पास किया वो एड्रेस है, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट नया साइज, तो मैं चाहता हूँ वो 8 बाइट्स का हो जाए, तो मैंने 8 लिख दिया। तो रीअलॉक को ये भी पता चल गया किस ब्लॉक को रिसाइज करना है, ये भी पता चल गया रिसाइज करके क्या बना देना है। मतलब पहले 4 था, अब क्या कर देना है? 8 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, है ना, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए रीअलॉक को नई मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ती है और कंटेंट को कॉपी करना पड़ता है, पर वो उसका हेडेक। हमको एक और वेरिएबल बना लेना चाहिए, डबल टाइप का पॉइंटर, जैसे क्यू। क्यू जो पॉइंटर हमने बनाया है डबल टाइप का बनाया है, क्योंकि रीअलॉक जो रिटर्न करेगा वो भी एड्रेस होगा इस नए ब्लॉक का। रीअलॉक इस नए ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो अब जो ब्लॉक बना वो 8 बाइट्स का हो गया, ठीक है, और जो कंटेंट रहा होगा वो कॉपी हो गया होगा इसमें, राइट। तो इस तरीके से हम रीसाइज कर सकते हैं। और ये जो क्यू वेरिएबल है ये है क्यू पॉइंटर वेरिएबल, जिसमें एड्रेस रखा है इस नए वाले ब्लॉक का। तो इस तरीके से आप किसी भी डीएमए वाले वेरिएबल का साइज चेंज करने के लिए रीअलॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैलॉक कैलॉक की मदद से बने वेरिएबल्स का ही साइज ये चेंज कर पाएगा और किसी का नहीं। आइए अब देखते हैं फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन क्या करता है? ये मेमोरी को रिलीज करता है। इसके पहले एक बात समझिए, जब आप किसी प्रोग्राम में, मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक प्रोग्राम है। अब मैंने कोई फंक्शन बनाया, लेट्स से void fun। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से int x, आप मानते हैं ये लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब किसी ब्लॉक में बना या फंक्शन के अंदर बना वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है ये एसएमए का एग्जांपल है। एसएमए भी है ना, क्योंकि इसको मैंने मैलॉक कैलॉक से तो बनाया नहीं। तो ये जो वेरिएबल है इसका लाइफ टाइम केवल ये ब्लॉक है। जैसे ये फंक्शन एंड होगा, फंक्शन कॉल होगा, तब ये एक्स बनेगा, और फंक्शन का काम जब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो ये एक्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एसएमए वाले वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो पहले से डिसाइडेड होता है। लेकिन अगर मैलॉक फंक्शन की मदद से मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से मैंने 2 बाइट का एक ब्लॉक बना लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर बना लिया था और पॉइंटर के अंदर मैंने एड्रेस रख लिया। ये जो मैलॉक की मदद से वेरिएबल बना है इसकी मेमोरी फंक्शन खत्म होने पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। यानी जो डीएमए वाले वेरिएबल्स होते हैं इनकी मेमोरी रिलीज नहीं होती है, चाहे वो ब्लॉक फिनिश हो जाए जिसमें उनको बनाया गया है। तो लाइफ टाइम में अंतर है। इनकी मेमोरी कब रिलीज होती है? जब प्रोग्राम एंड होता है तब रिलीज होती है। तो अगर मुझे इस ब्लॉक की अब ज़रूरत ही नहीं है, जब ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या करें? तो हम सारे काम जो जो हमें करने थे वो करें, और लास्ट में जब हमें लगता है कि अब इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है तो हम लिखें फ्री। फ्री क्या है? फंक्शन जिसको कॉल करके मैं क्या पास कर रहा हूँ? उस ब्लॉक का एड्रेस जिसको मुझे रिलीज़ करना। अब ध्यान देना, कई लोगों को लगता है कि मैंने इसके अंदर पी लिखा है
तो पी की मेमोरी रिलीज हो गई। देखिए पी की मेमोरी रिलीज नहीं हुई। पी तो पॉइंटर है जो एसएमए से बना है, और फ्री फंक्शन कभी भी एसएमए वाले वेरिएबल्स की मेमोरी को रिलीज नहीं करा सकता। वो सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को रिलीज कराएगा जो या तो मैलॉक कैलॉक से बने हैं या रीअलॉक की मदद से रिसाइज हुए हैं। मैंने पी लिखा है, इसका मतलब मैंने एड्रेस पास किया है। एड्रेस किसका पास किया है? मैंने एड्रेस पास किया है उस ब्लॉक का जो डीएमए वाला वेरिएबल है, जो मैलॉक की मदद से बना है, इसलिए फ्री फंक्शन ने उसकी मेमोरी रिलीज कर दी। तो हमें समझ में आया फ्री फंक्शन का यूज़। तो मैलॉक या कैलॉक की मदद से बना कोई भी वेरिएबल, उसकी मेमोरी अगर रिलीज करनी है तो आप फ्री फंक्शन का यूज़ करिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने फ्री फंक्शन कॉल नहीं करा, ये फंक्शन एंड हो गया। जब ये फंक्शन एंड हो जाएगा तो ये पी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, क्योंकि पी तो लोकल वेरिएबल है। बात समझ आ रही? पी एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे ही फन फंक्शन का काम कंप्लीट होगा। लेकिन मैलॉक की मदद से जो वेरिएबल बना है उसको तो मेमोरी मिल ही रहेगी। अब सोच के देखिए, मैलॉक की मदद से जो ब्लॉक बना है उसको मेमोरी मिली हुई है, ठीक है। ये मैलॉक की मदद से बना ब्लॉक है और इसको कुछ मेमोरी मिली हुई है। अच्छा, जो पी बना था वो अलग है, ठीक है। लेट्स से ये वेरिएबल है पी। अब जैसे ही फन फंक्शन चला था तो ये मेमोरी बनी थी दोनों। मैलॉक वाली ये वाला ब्लॉक भी बना था जो मैलॉक से बना था, और ये वाला ब्लॉक भी बना था जो एसएमए का एग्जाम्पल। लेकिन जैसे ही फन फंक्शन एंड हुआ था, ये मेमोरी का क्या हुआ था? ये मेमोरी तो रिलीज हो गई थी, तो ये तो गई, अकेला ये बचा। और इसका एड्रेस तो किसी के पास नहीं है। जब इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है तो हमारे प्रोग्राम को जो कुल मिलाकर मेमोरी मिलती है उसमें से कुछ जगह फ्री एरिया कहलाता है, कुछ जगह कंज्यूम्ड एरिया कहलाता है। तो ये कंज्यूम्ड में कहलाएगा, लेकिन आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं मेमोरी लीक। यानी ये मेमोरी हमारे को टोटल जो मेमोरी मिली उसमें से लीक हो गई, अब मैं इसको यूज़ तो कर ही नहीं सकता, तो ये मेमोरी लीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें आपको डीएमए समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। पर ये ध्यान रखिए कि इसका एप्लीकेशन अभी बाकी है। एप्लीकेशन देखने के लिए आप डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस ज़रूर देखिए। मेरे डेटा स्ट्रक्चर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये चैनल कहाँ मिलेगा? तो ये वेबसाइट लिखी हुई है mysurgy.com, आप इस पर विजिट करिए और इस पर मेरे सभी चैनल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर वाले चैनल को ज़रूर देखिए। वहाँ पे बहुत सारी एल्गोरिथम ऐसी हैं जिनको प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। खासतौर पे क्यू स्टैक को इम्प्लीमेंट किया गया है डायनेमिक एरे या लिंक लिस्ट की मदद से। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री का बेहतरीन यूज़। अगर आपको लगता है कि ये बहुत काम के वीडियोस हैं और इसके बारे में आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि नए जब भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पढ़ाई उतने अच्छे से नसीब नहीं हो पाती है। मैंने खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटीरियर्स में रहते हैं या कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पा रही है और उनको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और एक बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल ये होता है कि ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में है। इंटरनेट पे भी हम सर्च करते हैं तो ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में मिलता है। तो जो लोग इंग्लिश में उतने प्रोफिशिएंट नहीं होते, उन लोगों के लिए हिंदी में ये वीडियोस मैंने बनाए हैं। मैं नहीं कहता कि ये सबसे अच्छे वीडियोस हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यदि आपको इनसे समझ में आ रहा है तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे समझ में आएगा और कई लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो आप अगर आप वाकई में लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी के काम का हो सकता है, तो आप इतनी हेल्प ज़रूर करिए कि आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और कई लोगों को काम आएगा। मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैंने फ़ोन नंबर भी शेयर किया हुआ है। तो मुझे इंडिया से भी फ़ोन आया है, पाकिस्तान से भी आया है, बांग्लादेश से भी आया है, नेपाल से भी आया है, इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से आया है।
मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि स्टूडेंट्स के लिए ये इतने हेल्पफुल हो सकते हैं, और इसी वजह से मैं इस तरह के वीडियोस और बनाता ही जा रहा हूँ। और भविष्य में आप देखेंगे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ 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 आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी के बहुत काम के हैं। थैंक यू।